ओके बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है ऑसिलेशन। A2 का टॉपिक है। फिजिक्स में 9702 आपका कोड है। ऑसिलेशन, सबसे पहले आपको मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। हमने नॉर्मली IGCSE इसमें भी पढ़े हुए हैं। सिंपल पेंडुलम, अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, मतलब ऐसी मोशन जो रिपीट होती है। तो बाय डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन लिख लें। रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन and between two extreme position. This is called oscillation. For example, अगर हम देखें, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? A mass attached with the thread. This is mean position O. When you displace this, O से की पे लाती हैं, और when you release it, it will start to move and reach to B. So it will start to oscillate like A से B and B से A. The and O is the mean position. A and B are extreme position. तो जब भी कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही हो कि दो पॉइंट्स के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन हो, बैक एंड फोर्थ मोशन, रिपीटेड मोशन आ रही हो, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन बेसिकली आता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब ए से बी एंड देन बी से ए। या अगर हम सर्कल की फॉर्म में पढ़ें, तो अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए। सो दिस इज कंप्लीट राउंड ट्रिप, दिस इज वन ऑसिलेशन। या अगर आप ऐसे सिंपल समझिए कि जैसे आप सुबह कॉलेज, घर से कॉलेज जाती हैं और कॉलेज से वापस घर आ जाती हैं, तो दिस इज कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन ऑसिलेशन। अच्छा, अब ऑसिलेशन में जो आपके पास बेसिक डेफिनेशंस आएंगी वो सर हम देखते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ उनको। या आप डेफिनेशन भी लिख लो बेटा, और साथ साथ ये डायग्राम भी बनाते जाएं जल्दी से। पहली डेफिनेशन इसमें आ रही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? बच्चे ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। आप देखिए, पहली डेफिनेशन इसमें क्या आ रही है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी है एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंड देन फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंस्टेंटेनियस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एंड एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन। एंड पीरियड और टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसकी भी जरा दोबारा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम था, और ये इसकी टू एंड फ्रो मोशन थी। अब अगर आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये इसका ओ है, मीन पोजीशन। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पे जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको हम एक्स कह देते हैं। द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, ये हो जाए एक्स, ये हो जाए, या ये हो जाए, फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। But there would be a maximum displacement from the mean position, like is that a, this maximum displacement is called amplitude. फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी ए से स्टार्ट हुई,
बी पे आई, फिर बी से ए पे आई, ए से बी एंड देन बी टू ए। इस दौरान जितना टाइम पास होगा, इस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। फिर डेफिनेशन एक आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ रही है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब राउंड ट्रिप्स इन 1 सेकेंड। या इसको आप ऐसे भी लिख लें, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका जो यूनिट होता है, जैसे टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर करती हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, HRTZ। यह सिंबल लिखते हैं इसका, कैपिटल Z, कैपिटल H एंड स्मॉल Z। तो अभी हमने इससे 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एट एनी टाइम, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पीरियड, द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। जी बेटा, ये बता दें, मुझे क्लियर हो गया? यस सर। ओके। और लिख भी लिया सबने? Yes, sir. गुड। अच्छा जी, बाकी आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और आ रही है हमारे पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। जैसे एक लीनियर फ्रिक्वेंसी थी, अब ये क्योंकि इसमें राउंड ट्रिप आ रहा है तो इसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो हम मैथमेटिकल फार्मूला यूज करेंगे वो भी नोट डाउन कर लें। ये इसको काट देते हैं हम, यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ओमेगा। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। एफ इज द लीनियर फ्रिक्वेंसी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, दिस वन, एफ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं इसमें कि जैसे हमने फ्रिक्वेंसी और इसका रिलेशन पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू होता है 1/t के टाइम पीरियड के। तो अगर एफ की जगह मैं टी पुट कर दूं, 1/t, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई ओवर टी। तो ओमेगा का एक और फार्मूला ये आ जाएगा, 2 पाई ओवर टी। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद रखनी है ओमेगा के, 2 पाई एफ और 2 पाई ओवर टी। डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, अगर आप टाइम पीरियड गिवन है फिर नीचे वाला फार्मूला यूज करें, और अगर आपको सिर्फ लीनियर फ्रिक्वेंसी गिवन है फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा एक और डेफिनेशन है, फेज डिफरेंस। पहले आप ये लिख लें फिर आगे चलते हैं। Sir, angular frequency and angular velocity same चीज होती है, क्योंकि आपने omega use किया for both of the definitions. तो जी देखें, एक्चुअली होता ये है कि जब आप वाइब्रेशन की बात करेंगे या वेव्स की बात करेंगे या ऑसिलेशन की बात करेंगे, फिर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी लेते हैं।
और जब हम डिस्टेंसेस की बात करती हैं, लीनियर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हम उसी चीज को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल दोनों का सेम है, लेकिन उनकी कंडीशंस डिफरेंट है। वेव्स की बात हो रही होगी, ऑसिलेशन की हो रही होगी, फिर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी कह देंगे, लीनियर फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेट करेंगे। और अगर वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे तो फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे, डिस्टेंसेस मेजर करने होंगे। ओके सर। अच्छा, मैं इसको इरेज करूँ? लास्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है बच्चों, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पहले आप डेफिनेशन देख लें, क्या कह रहा है? अ मेजर ऑफ हाउ मच वन वेव इज आउट ऑफ स्टेप with another wave. Phi is equal to 2 pi over small t over capital T, इसको करेक्ट करते हैं अभी, is the period and t is the time lag between waves। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब फर्ज करें हमारे पास दो वेव्स आ रही हैं, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से, और एक और वेव हम ले रहे हैं जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं। अब देखिए इनमें ये डिफरेंस आ रहा है, वेव का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस बन रहा है, और ये पार्ट डिफरेंस देखें तो यह बन रहे हैं। अब ये जो दो वेव्स मतलब कंटिन्यूसली ऐसे चलेंगे, एक वेव एक वेव आपके पास ऐसे चल रही है, और दूसरी वेव जो है वो इस तरह से चल रही है। तो ये जो इनके दरमियान एंगल का डिफरेंस बन रहा है, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, फाई। और इनमें ये जो लैग कर रही है, एक वेव बाद में आ रही है, एक वेव जो है ना पहले निकल रही है, तो इनमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा फाई इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। इसमें स्मॉल टी जो है ये लैगिंग टाइम है। लैगिंग टाइम का मतलब कि जैसे 5 सेकेंड के बाद दूसरी वेव स्टार्ट हुई है, तो वो जो 5 सेकेंड होगा दैट इज स्मॉल टी। और जो वेव का टाइम पीरियड होगा, वेव टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम फॉर वन वेव। वन वेव क्या होती है? जिसमें एक सिंगल क्रेस्ट और सिंगल ट्रफ होता है। इस दौरान जितना टाइम पास होता है इसको टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी। एक लैगिंग टाइम है, लैगिंग टाइम मतलब दो वेव्स के दरमियान का टाइम, और एक वो टाइम है जिसमें एक वेव कंप्लीट होती है। सो दैट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जिसमें वो एक खास एंगल के साथ मूव करती रहती हैं, तो उसको कहते हैं फेज डिफरेंस। अच्छा, इसको अभी हम आगे वेव्स का जब टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल में देखेंगे। एक तो ये फार्मूला था इसका, बल्कि अभी आप इसी पे रहें, कंफ्यूज नहीं हो। ये फार्मूला मुझे बता दें, समझ आ गया सबको पीछे? 2 पाई स्मॉल टी ओवर सर कैपिटल टी। व्हाई डू वी नीड द फेज डिफरेंस फॉर? और हम लोग फेज डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, डिग्रीज में या फिर सेकंड्स में? बच्चे फेज डिफरेंस आपके पास, क्योंकि ये तो दोनों टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास एंगल आएगा, रेडियन में आएगा ये, 2 पाई रेड। ओके। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा ये आप लोगों ने लिख भी लिया साथ साथ।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. अच्छा बच्चों, अब हमारे पास एक नेक्स्ट ऑसिलेशन का ही एक स्पेसिफिक मोशन आएगी जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Periodic motion given that the acceleration is proportional to the negative displacement, with the acceleration being towards the mean position. Or periodic motion means oscillation motion. और सिंपल इसको एब्रीवेशन इसकी हम लिखेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या होगी, बॉडी होनी चाहिए मास दैट ऑसिलेट, there must be a position where the mass is in equilibrium and restoring force। अब देखें, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ फिर हम आगे इसको चलते हैं कि अगर आपके पास if there is a mass attached with a spring, if you displace this body, ये इसकी मेन पोजीशन होगी। so what happened, excuse me, ओके जी। अब अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करती हैं, इस पोजीशन पे लाती हैं और फिर इसको रिलीज करते हैं तो क्या होगा, इट विल रिलीज एंड मूव बैक। लेकिन ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ओ पे रुकेगी नहीं, बल्कि पहले स्प्रिंग जो है, मैं इसको स्टेप्स में बना लेते हैं। जब आप इसको एक्सटेंड कर रही हैं तो स्प्रिंग इसका एक्सटेंड हो जाएगा और बॉडी की जो मैस है वो यहाँ पे आ जाएगी। and when you release it, this is mean position, this is a position extreme, when you release it, it will come back under the action of a restoring force and body will come to here at B, and you will see this will start to oscillate like is that, यहाँ पे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर A से B, B से A, it will start to oscillate। अच्छा, अब जब आप इसको राइट से लेफ्ट ला रहे थे, इस तरफ राइट साइड पे ला रहे थे, स्प्रिंग जो एक्सटेंड हुआ तो स्प्रिंग के अंदर एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। आपने डिस्टेंस एक्स कवर करवाया, इसको डिस्प्लेसमेंट लिया इस तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी इसके अपोजिट साइड। मतलब जो आपने हुक्स लॉ पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहे हैं कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आप बॉडी को एक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, एक्स पे ई की तरफ लेके जा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बी की तरफ हो जाएगी, और जब बॉडी बी की तरफ जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स ई की तरफ हो जाएगी, तो इसलिए ये ऑसिलेट करेगा। जी बच्चों, मुझे जरा ये बता दें। Sir, जी जी। so normally if there is a movement तो उसके अगर काउंटर एक्ट पे दूसरा मूवमेंट होता है तो इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना पोजीशन। तो इस केस में इवन दो इट्स ऑसिलेशन, तो इस केस में अगर आगे की तरफ मूवमेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रही है, तो फिर तो उसको मूव भी नहीं करना चाहिए। नहीं बच्चे, एक चीज देखें, आप थोड़ा सा मिक्स कर रही हैं। वो जो था वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था कि काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे लीनियर मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन।
ये देखिए बॉडी इस तरफ जा रही है, इसको स्प्रिंग इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो फिर क्या होगा, वो इस तरफ प्रेस होगा और दोबारा एक्सपेंड होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है, जैसे स्प्रिंग को एक्सटेंड करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। ओके। और सर आपने कहा ये ऑसिलेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक तो नहीं है ना अभी? जी देखिए, अभी हम सिंपल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, फिर इसी को हम बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक। अभी हम सिर्फ बॉडी के डिस्प्लेसमेंट, दिस वन, ये रिलेशन देख रहे हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स कि बॉडी वापस क्यों जाती है। क्योंकि जब आप इसको पुल करती हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उसको वापस लेके जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स ओके और सर। डिस्प्लेसमेंट है। अब हम देखते हैं, इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करती हैं सिंपल पेंडुलम से। आप देखिए पार्क में जैसे आप स्विंग लेते हैं, कभी आपने स्विंग लिए हैं पार्क्स में? जी। यस सर। गुड। अब क्या होता है कि जब आपको पीछे से पुश किया जाता है तो आप आगे की तरफ जाते हैं, तेजी से आगे जाती है ना। मतलब यस। डिस्प्लेसमेंट आपकी, ये मीन पोजीशन था, यहाँ से आप तेजी से आगे गए, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके आप रुक जाते हैं। क्यों? एट द सेम टाइम जो एक्सलेरेशन होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो आपको दोबारा ए की तरफ लेके जाते हैं, और सॉरी ओ की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब आप ओ की तरफ आती हैं डिस्प्लेसमेंट कम होता है। देखिए एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। जी, हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन आनी ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब ये ओ पे आता है तो ओ पे रुकता नहीं बल्कि बी की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बट एक्सीलरेशन विल अगेन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी इस तरह की रिपीटेड मोशन हो या ऑसिलेशन हो जिसमें एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट with negative sign. So such type of motion in which acceleration is always opposite to displacement is called simple harmonic motion. और ये हर तरह की ऑसिलेशन में नहीं होगा, स्पेसिफिक ऑसिलेशंस में होगा। तो जिस तरह की ऑसिलेशन जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and in opposite direction, so such type of oscillation is called simple harmonic motion. और इसमें जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, इसको आप साथ साथ लिख लें, बच्चे मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ये देखें ये कांस्टेंट आ रहा है ओमेगा स्केल। तो जब भी आपके पास ये इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखें कि इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, this is called simple harmonic equation where A is the acceleration, omega is the angular
velocity and x is the displacement. So such type of oscillation in which acceleration is always opposite to displacement or directly proportional to displacement, but in an opposite direction is called simple harmonic motion. जी बेटा मुझे बता देंगे इक्वेशन समझ आ गई? सर एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले रिस्टोरिंग फोर्स का बताया और उसकी वजह से फिर एक्सीलरेशन, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा था। ठीक है बच्चे, ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें जरा। अच्छा, इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया सारा? सर अभी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। अच्छा जल्दी से लिख लीजिए। ये नीचे जो 2 लाइंस लिखी हैं इनको भी लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ साथ ही। जी बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, अब जरा इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको ये ओमेगा स्केयर नजर आ रहा है और ये कैपिटल ए जो है एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। अब इसमें क्योंकि ग्राफ जो है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन। दिस इज द एक्सीलरेशन। जितना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और नेगेटिव साइड पे होगा। और इसी तरह से जब एक्सीलरेशन कम होगा, नेगेटिव साइड पे जाएगा, तो फिर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम x को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लेने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई। तो यहाँ पे ग्राफ जो है बेसिकली ए और माइनस कैपिटल ए में आ रहा है। स्मॉल ए एक्सीलरेशन है और कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा स्क्वायर है। जी बच्चे, ग्राफ समझ आ गया? सर ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ का? ग्रेडियंट की ओमेगा स्क्वायर को हम ले लें, कांस्टेंट नंबर है, रेशियो बिटवीन एक्सीलरेशन ओवर ए।